इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है और उन 5 चीज़ों में से एक चीज़ है ज़कात। ज़कात ही मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, मालदारों पर ज़कात फ़र्ज़ है जो गरीबों को दी जाती है। और ये ज़कात फ़र्ज़ है, जैसे नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है। इसी तरह से जो लोग साहिब निसाब हैं, साहिब निसाब जब मैं कहूँगा तो आप लोग समझ जाएं कि साहिब निसाब यानी वो लोग जो शरीयत की नज़र में मालदार हैं, हमारी नज़र में नहीं, क्योंकि हम तो हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखते हैं। 1 मंजिल वाला है तो वो 2 मंजिल वाले को देख रहा है, 2 मंजिल वाला है तो वो 3 मंजिल वाले को देख रहा है, किसी के पास 1 मकान है वो तो 2 मकान वाले को देख रहा है, साइकिल वाला गाड़ी वाले को देख रहा है, बाइक वाला कार वाले को देख रहा है, कार वाला मर्सिडीज़ वाले को देख रहा है। तो हमारा एतबार नहीं है। शरीयत ने कह दिया ये मालदार हैं, ये गरीब हैं, क्योंकि हमारा मिजाज ये है कि हम अपने से ऊपर वाले को देखते हैं। हर आदमी आज के टाइम में नाशुक्रा बना हुआ है, अपने आप को गरीब समझ रहा है। शरीयत ने एक उसूल बता दिया कि ये मालदार हैं, ये गरीब हैं, ये ज़कात देंगे और ये ज़कात लेंगे, ये लोग ज़कात निकालेंगे और इन लोगों को ज़कात दी जाएगी। तो वो लोग कहलाते हैं जो ज़कात देते हैं, जिनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होती है, वो लोग कहलाते हैं साहिब निसाब। तो जब मैं बोलूँगा साहिब निसाब तो आप लोग समझ जाएं, साहिब निसाब यानी वो लोग जो शरीयत की नज़र में मालदार हैं। तो मालदारों पर ज़कात फ़र्ज़ होती है और ज़कात हमें देना चाहिए। ज़कात निकालने में हमें कोताही नहीं करना चाहिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा एक ख़ातून को देखा जो 2 कंगन पहने हुए थी। तो हुज़ूर ने पूछा, क्या तुम इन 2 कंगनों की ज़कात निकालती हो? तो उन ख़ातून ने कहा, या रसूलुल्लाह ज़कात तो मैं नहीं निकालती हूँ। तो हुज़ूर ने अर्ज़ किया, ज़कात निकाला करो, क्योंकि अगर तुम ज़कात नहीं निकालोगी तो क्या तुम ये चाहती हो कि जहन्नम की आग के कंगन तुम्हें पहनाए जाए, इसके बदले में तुम ज़कात नहीं निकालो? तो उन्होंने कहा, नहीं या रसूलुल्लाह मैं ज़कात निकालूंगी। तो हमें ज़कात निकालना चाहिए। ज़कात किन चीज़ों पर होती है? तो 4 चीज़ों पर ज़कात होती है। नंबर 1, सोना। किसी भी सूरत में आपके पास सोना हो, चाहे वो पहनने का हो, चाहे वो बेचने का हो, कोई भी हो, सोना, चाहे वो डली की शक्ल में हो, चाहे वो ज़ेवरात की शक्ल में हो, अंगूठी की शक्ल में हो, नगीने को हटाकर सोना। नंबर 2, चांदी। नंबर 3, कैश। कैश आपका करंट अकाउंट का हो, सेविंग अकाउंट का हो, जो भी आपका है कैश, जो भी आपका पैसा है वो। नंबर 4, बिज़नेस का सामान, यानी आप जिस चीज़ का बिज़नेस करते हैं वो। तो ये 4 चीज़ों को आपको जोड़ना है। 4 चीज़ों को जोड़ने के बाद अगर इसका अमाउंट इतना बनता है जिससे आप 52.5 तोला चांदी ख़रीद सकते हैं। 52.5 तोला चांदी हमारे इंडिया में 37,000 रुपये की आ रही है, 37 से 38 हज़ार रुपये की, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, आप देख लें। तो जिसके पास इतना अमाउंट है जिससे वो 52.5 तोला चांदी ख़रीद सकता है, कर्ज़ा हटाकर, ठीक है ना, आपके ऊपर जितना कर्ज़ा है वो सारा कर्ज़ा माइनस करने के बाद सोना, चांदी, कैश और बिज़नेस का सामान, ये 4 चीज़ें आप जोड़ेंगे। इन 4 ही चीज़ों पर ज़कात होती है। तो इन 4 चीज़ों को जोड़ने के बाद टोटल अमाउंट कितना बन रहा है? मिसाल के तौर पे आपने सोना जोड़ा, चांदी जोड़ी, कैश जोड़ा और बिज़नेस का सामान जोड़ा। सोना नहीं है तो कोई बात नहीं, चांदी, कैश और बिज़नेस का सामान, यानी इन चारों में से 2 हैं तो 2 को जोड़ें, 3 हैं तो 3 को जोड़ें, 4 हैं तो 4 को जोड़ें। चारों को जोड़ने के बाद इतना अमाउंट बनता है जिससे आप 52.5 तोला चांदी ख़रीद सकते हैं। तो आप कहलाएंगे साहिब निसाब, यानी आप मालदार हैं शरीयत की नज़र में। और जो शख्स साहिब निसाब होता है तो उसके ऊपर 2.5% के हिसाब से ज़कात होती है, ठीक है ना। तो जब मैं बोलूँ साहिब निसाब तो आप समझ जाएं। मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ तक बात समझ गए होंगे। अब ज़कात, जो आप लोगों ने ये सुना होगा कि ज़कात जो फ़र्ज़ होती है वो 1 साल के बाद होती है, यानी 1 साल गुजर जाए। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि आप जिस दिन साहिब निसाब हुए हैं, ठीक है ना, आप जिस दिन साहिब निसाब हुए हैं, साहिब निसाब का मतलब समझ गए ना, कि इतना अमाउंट आपके पास आ गया जिससे आप 52.5 तोला चांदी ख़रीद सकते हैं, यानी 37-38 हज़ार रुपये के आप मालिक हो गए। जिस दिन आप मालिक होंगे फर्स्ट टाइम, जैसे ही आप फर्स्ट टाइम इतने रुपए के मालिक होंगे तो उस दिन आप कहलाएंगे साहिब निसाब। जैसे ही आप साहिब निसाब हुए वो डेट आप नोट कर लें। अब ठीक 1 साल के बाद
उसी डेट को आपको हिसाब लगाना है कि टोटल अमाउंट आपके पास कितना है, सोना, चांदी, कैश, बैंक बैलेंस और बिज़नेस का सामान। ये 4 चीज़ें आप जोड़ेंगे। 4 चीज़ें जोड़ने के बाद फिर आपके ऊपर जो कर्ज़ा है वो माइनस करेंगे, आपको जो लोगों को पेमेंट करना है वो आप माइनस करेंगे, तमाम तरह के जो कर्ज़े हैं वो आप माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद आपके पास अमाउंट कितना बैठ रहा है, जितना अमाउंट बैठेगा उस पर 2.5% के हिसाब से ज़कात होगी। ठीक है ना। अगर वो अमाउंट निसाब को पहुंच रहा है तो ज़कात आप देंगे, और अगर वो निसाब को नहीं पहुंच रहा है तो फिर आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे ना। साहिब निसाब आप जिस दिन भी होंगे, फर्स्ट टाइम आप जब साहिब निसाब होंगे वही आपकी डेट हो जाएगी साहिब निसाब होने की, फर्स्ट टाइम। जैसे हम लोग बालिग होते हैं ना, तो फिर ऐसा तो नहीं है कि बालिग हो गए अब फिर नाबालिग हो जाते हैं और फिर बालिग हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। फर्स्ट टाइम हम जब बालिग होते हैं उसी वक्त से हमारे ऊपर नमाज फ़र्ज़ हो जाती है। इसी तरह से हम फर्स्ट टाइम जब साहिब निसाब होते हैं, ठीक उसके 1 साल बाद हमारे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है, और फिर हमें गुणाभाग करना होता है उस डेट में। अगर अमाउंट इतना बैठता है जो निसाब तक पहुंचता है तो फिर हम ज़कात निकालेंगे 2.5% के हिसाब से, और अगर इतना अमाउंट नहीं बैठता है जो निसाब तक पहुंचे तो फिर हमारे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। ठीक है। और जिस दिन हम साहिब निसाब हुए हैं ठीक उसके 1 साल बाद उसी तारीख़ में हमें ज़कात निकालनी है। ऐसा नहीं कि आप 1 दिन बाद निकालें, 2 दिन बाद निकालें, नहीं, बल्कि एक डेट होगी आपकी, उसी दिन आपको गुणा भाग करना है। अब 1 साल के बीच में क्या आया क्या गया इससे मतलब नहीं है। अब जाहिर है बहुत सारे लोगों के माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि हमें तो पता ही नहीं है कि हम साहिब निसाब फ़र्स्ट टाइम कब हुए थे, क्योंकि अक्सर लोग ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम हम साहिब निसाब कब हुए थे। अब ऐसी सूरत में क्या करें? ऐसी सूरत में ये करें कि अंदाज़ा कर लें, गौर व फिक्र कर लें कि फ़र्स्ट टाइम आप साहिब निसाब कब हुए थे। गौर व फिक्र करने के बाद मिसाल के तौर पे आपने ये अंदाज़ा किया कि मैं 15 मुहर्रम में, चाँद की तारीख़, कि मैं 15 मुहर्रम में फ़र्स्ट टाइम साहिब निसाब हुआ था। अब हर साल आप 15 मुहर्रम को पूरा चिट्ठा जोड़ेंगे। आपके पास कैश कितना है, आपके पास बिज़नेस का सामान कितना है, आपके पास सोना कितना है, आपके पास चांदी कितनी है, और टोटल लगाने के बाद मिसाल के तौर पे आपने टोटल लगाया 2 लाख का, 2 लाख आप नोट कर लें। फिर आपके ऊपर कर्ज़ा कितना है, कर्ज़ा माइनस करें, जितने लोगों को आपको पेमेंट देना है वो माइनस करें। माइनस करने के बाद मिसाल के तौर पे 1 लाख का आपके ऊपर कर्ज़ा है, तो 2 लाख में से 1 लाख आप माइनस कर देंगे, 1 लाख रह जाएगा। अब इस 1 लाख पर ज़कात होगी 2.5% के हिसाब से, यानी 2,500 रुपये। बात समझ आ रही है? अब लोगों को याद नहीं होता कि मैं साहिब निसाब फ़र्स्ट टाइम कब हुआ था, तो इस सिलसिले में मसला ये है कि आप कोई एक डेट अपनी तय कर लें। मिसाल के तौर पे पहले रमज़ान की डेट तय कर लें, चाँद की तारीख़, कोई भी एक तारीख़ आप तय कर लें। ज़्यादातर लोग रमज़ान में डेट तय कर लेते हैं, लेकिन एक डेट फ़िक्स करने के बाद अब वो डेट इधर से उधर नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे कोई बंदा 1 रमज़ान की डेट फ़िक्स कर लेता है कि मैं 1 रमज़ान को अपना पूरा टोटल लगाऊंगा और देखूंगा मेरे ऊपर कितनी ज़कात बनती है। अब हर साल 1 रमज़ान को ही आपको हिसाब लगाना है, और सारी ज़िंदगी के लिए ये 1 तारीख़ रमज़ान की आपके लिए ज़कात निकालने का दिन हो गई। ठीक है। मिसाल के तौर पे 1 रमज़ान आया, आप डायरी लेके बैठ जाएं, कितना है कैश, कितना है गोल्ड, कितना है चांदी, कितनी है, और बिज़नेस का सामान कितना है। बिज़नेस का सामान मिसाल के तौर पे आप कारोबार करते हैं, बुक स्टोर है आपका, तो जितनी बुक्स आपकी दुकान में हैं वो सारा टोटल लगाएं। कैश कितना है आपके पास वो टोटल लगाएं, चांदी कितनी है वो टोटल लगाएं, सोना कितना है वो टोटल लगाएं। टोटल लगाने के बाद निकला 2 लाख, तो 2 लाख नोट कर लें। अब आपको देना कितना है, व्यापारी को कितना देना है, लेबर को कितना देना है, दुकान का किराया कितना देना है, बिजली का बिल कितना देना है, जितना भी आपको देना है, जो आपके ऊपर कर्ज़ा है वो आप टोटल लगा लें। 2 लाख आपके पास है और 1 लाख आपके ऊपर कर्ज़ा है, तो 2 लाख में से 1 लाख माइनस कर देंगे, बचा 1 लाख। अब इस 1 लाख पर ज़कात होगी, तो आप डायरी में नोट कर लें 1 लाख पर मेरी ज़कात 2,500 रुपये मुझे ज़कात के देना है। अब डायरी में नोट कर लें।
अब ये 2500 आप 1 महीने के बाद दो, 2 महीने के बाद दो, जब आपको आसानी हो जब दो, लेकिन चांद की जो डेट है आपका ज़कात का गुणा भाग करने की, वो डेट में आप गुणा भाग करके अलग कर दो ज़कात की रकम के, इतनी रकम मुझे ज़कात की देनी है। बात समझ आ रही है? तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब एक चांद की तारीख में आप गुणा भाग करते हैं ज़कात का, तो ये दो नहीं होना चाहिए। अब इस पूरे साल में, ये जो पूरा साल पिछला गया है, इसमें कितना खर्च हुआ, कितना आया, कितना गया, इसका एतबार नहीं है। वो जितना आ रहा है, लाखों करोड़ों आपका आया गया, इससे मतलब नहीं है। लेकिन जो दिन आपका ज़कात का हिसाब लगाने का है, उस दिन में आपके पास कितना है, ये है ज़रूरी। उस दिन जो आपके पास है उस पर ज़कात होगी। अगले दिन आपके पास 1 करोड़ आ जाए, उसका कोई एतबार नहीं है। जो आपका, जैसे असर की नमाज़ पढ़ने का वक्त होता है ना, तो असर के वक्त में हम असर की नमाज़ पढ़ते हैं, मगरिब के वक्त में मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं। ऐसे ही ज़कात का हिसाब लगाने की जो भी आप एक डेट तय कर लें, पता नहीं होता ज़्यादातर लोगों को, जैसे मैंने कहा, उसी डेट में आप ज़कात का हिसाब लगाकर ज़कात की रकम अलग लिख दें। अब वो आप अपनी सहूलत के एतबार से जब चाहें गरीब को दे सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। अच्छा, जिस दिन आप ज़कात का हिसाब लगा रहे हैं, उस दिन आपने ज़कात का हिसाब लगाया, लेकिन आपके पास कर्ज़ा माइनस करने के बाद आपके पास जो टोटल अमाउंट बन रहा है वो निसाब तक नहीं पहुंच रहा है, तो फिर आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी नहीं। फिर उस साल आपके ऊपर ज़कात है ही नहीं है। मिसाल के तौर पे 1 तारीख़ को आप ज़कात का हिसाब लगाने बैठते हैं और 2 लाख का आपके पास सोना, चांदी, कैश और बिज़नेस का सामान टोटल मिला के 2 लाख हो रहा है, लेकिन 3 लाख का आपके ऊपर कर्ज़ा है। तो 3 लाख अगर 2 लाख निकाल देंगे आप, तो 1 लाख का आपके ऊपर और कर्ज़ा हुआ, तो फिर आपके ऊपर ज़कात नहीं होगी। ठीक है ना? लेकिन हर साल उसी डेट में आपको ज़कात का हिसाब लगाना है। ज़कात देने के लायक हैं आप, यानी ज़कात अगर आपके ऊपर फ़र्ज़ हो रही है तो ज़कात निकाल दो, नहीं है तो लिख दो कि भाई इस साल मेरे ऊपर कोई ज़कात थी नहीं। ये तरीक़ा है ज़कात निकालने का। बिज़नेस का सामान, तिजारत का सामान, देखिए आप किस चीज़ की तिजारत करते हैं। अगर आप कॉपी किताबों की तिजारत करते हैं तो आपकी दुकान में जितना भी माल भर रहा है तो उसकी जो मार्केट की रेट है, यानी जिस कीमत पे वो आप बेचोगे, उसका एतबार होगा। अब जो बेचने का सामान नहीं है, यानी जो तिजारत के मकसद से, बिज़नेस के मकसद से हमने सामान नहीं ख़रीदा है, उस पे ज़कात नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे गाड़ियाँ हैं हमारे पास, तो गाड़ियों पे ज़कात नहीं है। हमारे पास जो बुक्स हैं वो पढ़ने के लिए हमने ख़रीदी हुई हैं, तो उस पर ज़कात नहीं है। हमने मकान रहने के लिए ख़रीदा हुआ है, तो उस पर ज़कात नहीं है। जो भी चीज़ बिज़नेस के पर्पज़ से ख़रीदी गई है उसके ऊपर ज़कात होगी। किराए का मकान है, मकान हमने किराए पे दे रखा है, किराएदार रह रहे हैं, तो वो जो आमदनी आ रही है उस पर ज़कात होगी। हमने कोई प्लॉट लेकर डाला हुआ है, और प्लॉट लेके इसलिए डाला हुआ है कि जब ये अच्छे रेट में बिकेगा तो हम बेच देंगे, यानी बिज़नेस के मकसद से हमने वो प्लॉट ख़रीद कर डाला हुआ है, तो फिर ज़कात फ़र्ज़ होगी इस पर। ठीक है। लेकिन जो गोल्ड हमारे पास रखा हुआ है, सिल्वर रखी हुई है, वो फिर चाहे बच्चों की शादी के लिए हमने रखी हुई हों, जेवर हमने अपने पहनने के लिए रखे हों, जेवर मर्द के पास अगर सोना चांदी है तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी। बीवी के अगर जेवरात हैं तो उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ होगी। ठीक है। ज़कात फ़र्ज़ कब होती है वो भी मैंने आपको बता दिया। साहिब निसाब किसको कहते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। ज़कात कैसे निकालेंगे वो भी आपको बता दिया। मुझे उम्मीद है अब कोई कन्फ्यूज़न आपको बाकी नहीं रहनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।